सोर्स कोड में बताया गया था। तो इस प्रकार से एक सोर्स कोड को एक फाइनल आउटपुट प्रोग्राम तक लेके जाने का कार्य के स्टेप्स इस प्रकार से किए जाते हैं। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि सबसे पहले हमें सोर्स फाइल्स तैयार करनी है जो एक प्रोग्रामर के द्वारा यानी हमारे द्वारा तैयार की जाएंगी, और जो आपको आउटपुट मिलेगा वो myfile.exe के रूप में अर्थात exe एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के रूप में आपको आउटपुट मिलेगा। तो हमारा सबसे पहला मुख्य कार्य रहता है सोर्स कोड को तैयार करना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले हमें सोर्स फाइल बनानी है। सोर्स फाइल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए इसकी जानकारी अब हम नेक्स्ट स्टेप्स में लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर सेट ऑफ सी के बारे में। वो बेसिक लेटर्स या अल्फाबेट्स या स्पेशल कैरेक्टर्स जिनका प्रयोग हम अपनी सोर्स फाइल में कर सकते हैं, अर्थात जिनका प्रयोग करने से हम अपनी सोर्स फाइल को तैयार कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हैं आपके बेसिक इंग्लिश के लेटर्स, जैसे जिसमें कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखा जाता है, परंतु ये दोनों अलग अलग रूप में अवेलेबल रहते हैं। इसी तरह से डिजिट्स का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्पेशल कैरेक्टर्स का प्रयोग भी किया जाता है जिसके द्वारा हम अपनी सोर्स फाइलों को तैयार करते हैं। परंतु यहां यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें इनको याद रखना जरूरी नहीं है, इनके प्रयोग से ही हम इन्हें सीख सकते हैं, जो हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएबल्स। सी प्रोग्रामिंग करते समय या कोई भी प्रोग्राम बनाते समय हमें काफी सारा डेटा स्टोर करना पड़ सकता है, और डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल्स का प्रयोग करते हैं। यहां पे यदि आप ध्यान दें तो यहां पे 10, 20, 30 डेटा है, और यहां पे x जो इस 10 को डिनोट कर रहा है वेरिएबल नेम है, अर्थात x, y और z यहां पे वेरिएबल नेम्स है, और 10, 20, 30, 10, 20, 30 यहां डेटा है। इसका अर्थ ये हुआ कि 10 का जो सेल है अर्थात ये वाला पार्ट आपका, इसको x वेरिएबल के नाम से डिनोट किया जा रहा है, और इसका अभिप्राय ये भी हुआ कि इसको मैं किसी भी समय चेंज कर सकता हूं, और इसी तरह से मैं काफी सारे वेरिएबल बना सकता हूं जिनमें अलग अलग प्रकार का डेटा भी स्टोर कर सकता हूं। जैसे कि यहां पे एक p वेरिएबल है जिसमें a कैपिटल A को स्टोर किया गया है, q वेरिएबल है जिसमें 10.86 वैल्यू को स्टोर किया गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वेरिएबल्स का प्रयोग हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। डेटा स्टोर करने के पश्चात इन वेरिएबल्स के नेम के साथ दोबारा उस डेटा को बाद में भी प्रयोग कर सकते हैं, और इस प्रकार से वेरिएबल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी प्रोग्राम के अंतर्गत। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो एक तरह से मेमोरी आइडेंटिफायर रहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस सेल या इस बॉक्स के नाम को हम x कह रहे हैं, इसमें 10 की जगह कोई और वैल्यू भी हो सकती है, और इसको कभी भी वॉश आउट करके दूसरी वैल्यू स्टोर की जा सकती है। तो एक तरह से ये मेमोरी आइडेंटिफायर्स होते हैं जिनका प्रयोग हम अपनी वैल्यूज को या डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। यहां उदाहरण दिया गया है यहां पे 3 वेरिएबल्स का, जिसमें x, y, z को लिया गया है। x, y दो हमारे पास वेरिएबल हैं जिसमें x में 10 और y में 20 स्टोर किया गया है, जबकि z में x और y को जोड़कर जो आउटपुट आ रहा है उसको स्टोर किया गया है, अर्थात 30। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वेरिएबल्स में वैल्यूज और डेटा दोनों चीजें स्टोर की जा सकती हैं। प्रोग्रामिंग करते समय सबसे इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप बताना। यदि आप यहां देखें तो अलग अलग तरह का डेटा स्टोर किया गया है। यहां नंबर्स हैं, यहां लेटर्स हैं, और यहां पे यदि आप देखें तो फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर किया गया है। परंतु सी लैंग्वेज में कार्य करने के लिए आपको ये जानकारी देना जरूरी रहता है कि डेटा किस प्रकार का है, और डेटा की प्रकार बताने को ही डेटा टाइप्स कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी हम कोई डेटा स्टोर करते हैं तो उसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं, परंतु वेरिएबल की एक डेटा टाइप निर्धारित करते हैं कि ये वेरिएबल इस डेटा को स्टोर कर सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे x जो है वो न्यूमेरिकल डेटा टाइप का है, अर्थात केवल नंबर स्टोर कर सकता है, और जो p है यहाँ पे वो अल्फाबेट यानी कि कैरेक्टर्स का डेटा ही स्टोर कर सकता है। हम आने वाले चैप्टर्स में डेटा टाइप्स को पूरी तरह से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ संक्षिप्त रूप में यदि बात करें 4 तरह की डेटा टाइप हमारे पास अवेलेबल रहती है। इंटीजर जिसमें न्यूमेरिक डेटा, इसमें न्यूमेरिक डेटा से संबंधित वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है। कैरेक्टर जो कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए प्रयोग की जाती है। फ्लोट और डबल्स का प्रयोग यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से मुख्य 4 डेटा टाइप्स अवेलेबल रहती हैं सी लैंग्वेज में, और इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत, और सी में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है।
डेटा टाइप्स की विस्तृत जानकारी हम आने वाले चैप्टर्स में लेंगे। नेक्स्ट जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है किसी सोर्स फाइल को डिक्लेयर करना, वो रहता है उसका ब्लॉक। ब्लॉक के द्वारा हम ये जानकारी देते हैं कि कहाँ से हमारा फंक्शन शुरू हुआ है और कहाँ पे हमारा फंक्शन खत्म हुआ है। जैसे यदि आप यहाँ ध्यान दें तो ये जो ब्रैकेट कर्ली ब्रेसिस है, ये कर्ली ब्रेसिस ओपन ब्रैकेट के रूप में जहाँ पे हमारा फंक्शन स्टार्ट हुआ है, और इसी तरह से ये करली ब्रैकेट है जो क्लोज कर रही है फंक्शन को, एंडिंग ब्रैकेट अवेलेबल है यहाँ पे करली। तो एक तरह से ये हमारा ब्लॉक है, स्टार्टिंग ब्रैकेट से लेके एंडिंग ब्रैकेट तक हमारा एक ब्लॉक अवेलेबल है। इसमें यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि किसी भी ब्लॉक या फंक्शन को डिक्लेयर करते समय उसका नाम देना आवश्यक रहता है। तो यहाँ पे नाम देने के लिए जैसे यहाँ पे हमने मेल का प्रयोग किया है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है सी लैंग्वेज के अंतर्गत, और यहाँ पे हमने मेल लिख दिया है। उसके साथ ही राउंडेड ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज कर दी हैं, जो ये बताती हैं कि ये हमारा फंक्शन है। आप फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ हमने मेल रखा है और यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज, ये हमारा ब्लॉक बन गया है जिसका नाम मेल है, और जिसकी शुरुआत इस करली ब्रेसिस से लेकर और एंड इस करली ब्रेसिस तक रहता है। तो इस तरह से फंक्शंस को हम ब्लॉक्स के रूप में डिफाइन कर सकते हैं और इनका प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है उसके पहले से प्री डिफाइंड वर्ड्स, जिनको हम कीवर्ड्स के नाम से जानते हैं। हर लैंग्वेज में अपने कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनको कीवर्ड्स कहा जाता है। उसी प्रकार से सी लैंग्वेज के अंतर्गत भी 32 कीवर्ड्स हैं जो पहले से निर्धारित किए गए हैं। और यहाँ पे यदि आप देखें तो ऑटो, ब्रेक से लेकर वाइल तक हमारे पास यहाँ काफी सारे कीवर्ड्स अवेलेबल हैं। हर एक कीवर्ड का पहले से ही एक प्री डिफाइंड मतलब अवेलेबल रहता है सी लैंग्वेज के अंतर्गत, और यहाँ पे इसका अर्थ ये हुआ कि 32 कीवर्ड्स का सबका कार्य अलग अलग रहता है और सबका प्रयोग अलग अलग स्थान पे किया जाता है। यहाँ ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम अपने वेरिएबल के जो नाम हैं, जो मेमोरी आइडेंटिफायर्स हैं जो हमने थोड़ी देर पहले देखे थे, उनका नाम रखने के लिए इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वेरिएबल्स का नाम रखने के लिए अपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अन्यथा हमारा कंपाइलर हमें एरर देगा। इसी के साथ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपको ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे हम सी लैंग्वेज को सीखना शुरू करेंगे, इनका प्रयोग भी हम साथ साथ सीख जाएंगे और उसके द्वारा ही हम इनका प्रयोग भी करेंगे। अब हम सबसे पहला प्रोग्राम बनाएंगे अपनी सी लैंग्वेज में। इसके लिए हम इस कोडिंग का प्रयोग करेंगे, परंतु यहाँ सबसे पहले राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे उस फाइल का नाम लिखा गया है जो फाइल आपके पास वीडियो ट्रेनिंग में उपलब्ध है। आप डायरेक्ट इस फाइल का सोर्स कोड वहां से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि myfile.c के नाम से अवेलेबल है। सबसे पहले हम अपना पहला एग्जाम्पल पिक करते हैं और उसकी जानकारी लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे कुल 6 लाइनें लिखी हुई हैं। इन 6 लाइनों को हम बारी बारी से समझेंगे। ये एक बेसिक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर हेलो फ्रेंड्स प्रिंट करवाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जैसे सबसे पहली लाइन है डबल स्लैशेस के साथ माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, उसके पश्चात हैश का सिंबल है, इंक्लूड stdio.h, उसके पश्चात वॉइड मेन, राउंडेड ब्रैकेट ओपन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन, प्रिंट एफ हेलो फ्रेंड्स, और उसके पश्चात यहाँ पे लास्ट में कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज कर दी गई है। अब हम बारी बारी से देखते हैं इन सब लाइनों का क्या अर्थ है और किस प्रकार से हम इनका प्रयोग करेंगे। यहां सबसे पहले हम बात करते हैं मेन ब्लॉक के बारे में। मेन ब्लॉक या मेन फंक्शंस जिसके अंतर्गत हमारे पास 2 कर्ली ब्रेसेस अवेलेबल रहती हैं, एक ओपन और एक क्लोज। इन दोनों के बीच में लिखी हुई स्टेटमेंट्स को कंपाइलर के द्वारा कंपाइल किया जाता है और एक प्रोग्राम के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास जो नाम है वो मेल होना आवश्यक है, अन्यथा आपका कंपाइलर एरर क्रिएट करेगा और आपका जो कोड है वो कंपाइल नहीं हो पाएगा। ये बताने के लिए कि मेल आपका एक फंक्शन है, इसके लिए हम 2 राउंडेड ब्रैकेट को प्रयोग करते हैं, बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पे देखें लास्ट में, यहाँ यदि आप देखें तो मैंने 2 ब्रैकेट्स प्रयोग की हैं, एक ओपन राउंडेड और एक क्लोज राउंडेड, जो आपको कीबोर्ड पे 9 और 0 बटन पे अवेलेबल हो जाएंगी। इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे ब्लॉक का नाम मेल है और ये जानकारी देने के लिए कि एक फंक्शन है, ये राउंडेड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया गया है। और उसके पश्चात जो 2 कर्ली ब्रेसेस हैं वो उस कोड को शामिल करते हैं जिसको हमने अपने प्रोग्राम में शामिल करना है।
मेल के बिल्कुल पश्चात हम एक ब्रैकेट जो कि कर्ली ब्रेसिस है, कर्ली ब्रैकेट है, उसको ओपन करते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट ये बताती है कि हमारा जो प्रोग्राम का सोर्स कोड है वो यहां से शुरू है, और ये अर्थात यहां से हम अपनी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स को लिखना शुरू कर सकते हैं। यहां सबसे पहले हमारे पास कर्ली ब्रैकेट अवेलेबल रहती है जो कि ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट कहलाती है, जो इस बात की जानकारी देते हैं कि यहां से हमारा प्रोग्राम शुरू है और यहां से हम अपनी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स को शामिल कर सकते हैं। अपनी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स को लिखने के पश्चात हमारे पास यहां पे सबसे लास्ट में फिर से एक एंडिंग कर्ली ब्रैकेट को देना जरूरी रहता है, जो ये जानकारी देती है कि हमारी प्रोग्राम स्टेटमेंट्स यहां तक थी, अर्थात इसके पश्चात हमारी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स नहीं है और हमारा मेल ब्लॉक या मेल फंक्शन यहां पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंटफ फंक्शन की। प्रिंटफ फंक्शन पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल रहता है, जिसके लिए हमें एक हेडर फाइल जरूरी रहती है इंक्लूड करनी, परंतु अभी हम बात करते हैं प्रिंटफ की। प्रिंटफ का प्रयोग आप आपके प्रोग्राम के द्वारा प्रदान की जाने वाले आउटपुट को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखने के लिए करते हैं। जब आपका प्रोग्राम आपको कोई आउटपुट देता है तो आप उसको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसके लिए आप प्रिंटफ का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें यहाँ पे ये भी ध्यान देना जरूरी है कि ये डायरेक्टली आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आउटपुट दे देता है। इसमें यहाँ पे हमारे पास डबल कोट्स में जो भी आप टेक्स्ट लिखे वैसा सेम टेक्स्ट आपके पास स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाता है। हमने यहाँ देखे डबल कोट्स के अंतर्गत हेलो फ्रेंड्स लिखा है, और यहाँ यदि आप लाइन ऊपर की तरफ देखें तो प्रिंटफ डबल कोट्स शुरू कर दिए, हेलो फ्रेंड्स लिख के डबल कोट्स बंद कर दिए, और यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट करके हमने सेमी कॉलम लगा दिया है। बिल्कुल कुछ ऐसा आउटपुट अवेलेबल हो जाता है अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अभी क्योंकि हमारा प्रोग्राम पूरा नहीं है, अभी प्राप्त नहीं हो पाएगा, लेकिन हम उदाहरण के लिए बात करते हैं कि इस तरह से प्रिंटफ के द्वारा डबल कोट्स में दिए गए टेक्स्ट को एज इट इज ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रिंटफ का प्रयोग हम अपनी आउटपुट को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं और उसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। और प्रिंटफ जो फंक्शन रहता है ये हमें आउटपुट दिखाने का कार्य करता है। परंतु यदि हम बात करें कि प्रिंटफ हमें कहां से अवेलेबल हुआ है, तो ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंटफ हमें किस प्रकार प्राप्त हुआ है? यदि आपको ध्यान हो तो हमने सी लैंग्वेज की फीचर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर देखा था, जिसके अंतर्गत हम पहले से बने हुए फाइल्स को प्रयोग कर सकते थे, जिस रीयूजेबिलिटी का एक फीचर अवेलेबल था। यदि हम बात करें प्रिंटफ की, तो प्रिंटफ पहले से ही सी लैंग्वेज में परिभाषित किया गया है, डिफाइंड किया गया है stdio.h हेडर फाइल के अंतर्गत, और हम इसको अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम में प्रयोग कर सकते हैं यदि हम stdio.h फाइल को अपने प्रोग्राम में शामिल करें। इसको हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि प्रिंटफ फंक्शन का प्रयोग करने के लिए हमें stdio.h फाइल को अपने प्रोग्राम में शामिल करना होता है, क्योंकि प्रिंटफ जो फंक्शन है ये stdio.h फाइल का भाग है। हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शंस काफ़ी सारी हेडर फाइल्स में अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पे .h एक हेडर फाइल को रिप्रेजेंट करता है। हम उन फंक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं, उनके लिए हमें उन हेडर फाइल्स का इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में करना होता है, उन हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में शामिल करना होता है जिनके फंक्शन हम प्रयोग करना चाहते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें stdio.h को अपने प्रोग्राम में शामिल करना है। शामिल करने का कुछ तरीका इस प्रकार रहता है। इसके लिए हम डायरेक्टिव स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं, अर्थात हैश लगाकर इंक्लूड लिखते हैं, और यहाँ हम ये बताते हैं कि कौन सी फाइल हमें अपने प्रोग्राम में शामिल कर ली है। देखिए यहाँ पे लेस देन सिंबल और ग्रेटर देन सिंबल के बीच में हमने stdio.h लिखा है, जो ये जानकारी देता है इन दोनों सिंबल्स के बीच में लिखी गई फाइल को हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं। जैसे ही हम ये लाइन लिखते हैं उसके पश्चात हम stdio.h के हम सभी फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में प्रयोग कर सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम्स में कमेंट्स को शामिल कर सकते हैं, जिनको बनाने के लिए हमें डबल फॉरवर्ड स्लैशेस का प्रयोग करना पड़ता है। यदि हम एक लाइन को कमेंट बनाना चाहते हैं तो हम डबल फॉरवर्ड स्लैश का प्रयोग करते हैं, और यदि हम एक से अधिक लाइनों को कमेंट बनाना चाहते हैं तो जिस लाइन से हम कमेंट बनाना चाहते हैं वहां पे एक फॉरवर्ड स्लैश स्टार, और जहां पे कमेंट को खत्म करना चाहते हैं वहां स्टार फॉरवर्ड स्लैश। तो इस तरह से हम अपने पास कमेंट्स बना सकते हैं।
कमेंट बनाने के पश्चात उन लाइनों को कंपाइलर के द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है, ओवरलुक कर दिया जाता है, कंपाइलर उनको रीड नहीं करता है। तो अगर ऐसी बात है तो इनका क्या उपयोग होगा, अर्थात यदि कंपाइलर इनको ओवरलुक कर देता है तो हम इनका प्रयोग क्यों करें, इनका क्या फ़ायदा रहता है? बिल्कुल इनका फ़ायदा रहता है। इनका फ़ायदा सबसे बड़ा ये रहता है कि ये हमारे प्रोग्राम के रीडेबिलिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। अर्थात यदि आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा हो गया है तो आप छोटे छोटे कमेंट्स देके ये जानकारी दे सकते हैं कि किस भाग का क्या काम है और किस प्रकार एक भाग दूसरे भाग से कनेक्टेड है। आप मेन पॉइंट्स को भी कमेंट से बता सकते हैं। अब कोई भी व्यक्ति यदि उसको आपके प्रोग्राम की जानकारी नहीं है तो उन कमेंट्स को समझते हुए आपके प्रोग्राम को समझ सकता है और उस पर कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार कमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारी सी लैंग्वेज के अंतर्गत। अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं जो है वॉइड के रूप में। यहां पे यदि